यूपी स्पेशल का यह तीसरा लेक्चर है। तो तीसरा लेक्चर को आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया है। हाँ जी हाँ, तो इस लेक्चर में हम विशेष रूप से बात करेंगे उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। जी हाँ, इसके पहले हमने वीडियो 1 और वीडियो 2 में हमने उत्तर प्रदेश की अवस्थिति व विस्तार और उत्तर प्रदेश के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले पड़ोसी राज्यों से सीमा साझा करते हैं, इसके बारे में हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बता चुके हैं, डिटेल से जानकारी दे चुके हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें। जी हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का मैप है, देख पा रहे होंगे। इसमें हमने दिखाया है, अभी इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी देंगे। तो यह उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन में अगर देखा जाए तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग, तो उसमें मैं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे पहले देख लें। पहला भाग है भाबर, हाँ, भाबर व तराई क्षेत्र, भाबर व तराई क्षेत्र। दूसरा जो भाग है मैदानी, क्या, मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। और तीसरा भाग है पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कौन कौन सा, तो भाबर और तराई क्षेत्र, उसके नीचे कौन है, मैदानी क्षेत्र, और उसके नीचे है पठारी क्षेत्र। आइए इसको देख लें। जी हाँ, आपको पता है उत्तर प्रदेश के उत्तर में गौर करिएगा, एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, हिमालय पर्वत। जी हाँ, तो यह हिमालय पर्वत की 3 श्रेणियाँ आप देख पा रहे हैं। ये है ब्लैक से देखिएगा, ये रेड है और ये ब्लू कलर का है। ये 3 पर्वत श्रेणियाँ हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ हैं। आपको पता होगा हिमालय पर्वत की जो पहली श्रेणी है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वृहद हिमालय कहते हैं। जो हिमालय की दूसरी श्रेणी है उसे हम लघु या मध्य हिमालय कहते हैं। और हिमालय की जो सबसे दक्षिणी श्रेणी है उसे हम शिवालिक हिमालय कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस ब्लू कलर में, उसे हम शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो हिमालय का जो शिवालिक श्रेणी है यह उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से से क्या है, टच है, यानी उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से से होते हुए गया है। गौर करिएगा, हिमालय की 3 श्रेणियों में वह कौन सी श्रेणी है जो उत्तर प्रदेश से टच करते हुए गई है, तो उसका क्या नाम है, शिवालिक हिमालय। क्या नाम है, शिवालिक हिमालय। और गौर करिएगा इस शिवालिक हिमालय पे देखिएगा, इसके नीचे का यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो मैं सर्किल नुमा बनाया हूँ ना, ये सर्किल नुमा बनाया हूँ, इसको देखिएगा। आपको पता है कि जितने भी उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं ये हिमालय से आती हैं, और हिमालय से आती हैं। गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें हम दिखाएंगे तो हौच पौच हो जाएगा, आप गौर से सुनिएगा। ये बहुत सारी नदियाँ, जैसे देखिए गंगा नदी आई है, ये कौन सी नदी है, गंगा नदी है। और ये रेड कलर में देखिएगा, ये हम यमुना नदी को दिखाए हैं, यमुना नदी है। और सारी नदियां हैं, रामगंगा, और सारी नदियां हैं, रामगंगा, गोमती आई है, ये घाघरा, शारदा, यहाँ से गौर करिएगा गंडक नदी है। तो और सारी नदियां हिमालय से आई हैं। हम नदियों के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे, लेकिन पहले आप समझें। तो जैसे ये नदियां हिमालय से आती हैं तो आप समझें थोड़ा। यहाँ पे मान लीजिए ये पर्वत है और इस पर्वत पे बर्फ़ जमा रहता है। तो जब यह बर्फ़ पिघलता है, तो यह बर्फ़ पिघलता है तो पर्वतों से झरना बनकर गिरता है। जब तो ये नदियाँ जो, ये पानी जो गिरता है झरना बनकर, बहुत सारे पर्वतों पे जो मिट्टी व क्या नाम है, पत्थर वगैरह ये तोड़ कर लेकर चली जाती हैं। और यही जो पत्थर वगैरह तोड़ कर लेके आती हैं, तो पर्वतों के नीचे हिस्से में
निचले हिस्से में ये सभी पत्थर वगैरह क्या जमा हो जाता है, धीरे धीरे जमा हो जाता है। अब बताइए जब ये पत्थर जमा हो जाएगा तो अब नदियाँ आएंगी, अब पानी आएगा तो इसी में क्या है, अंदर अंदर इसी तरह आएगा, अंदर अंदर इसी तरह आएगा। क्या वह पानी यहाँ पे दिखाई देगा? नहीं, ये क्योंकि पत्थर ही पत्थर है तो ये पत्थर के अंदर ये नदियाँ इसी में विलीन हो जाती है और उसी के अंदर बहती हैं। लेकिन जब यह उससे बाहर निकलेंगी तो जाहिर सी बात है तुरंत एक धारा में तो हो नहीं जाएंगी। हाँ, जब बाहर निकलेंगी तो आसपास कई धाराओं में बट जाएगी ये, और इसका जो एरिया ये वाला एरिया है, इस एरिया में चारों तरफ क्या हो जाएगा, दलदल हो जाएगा। ये एरिया चारों तरफ से क्या हो जाएगा, ये एरिया दलदली हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से पानी आ रहा है। देखिएगा चारों तरफ से पानी आ रहा है तो ये दलदल हो जाएगा, और इसके बाद नदी एक धारा लेगी और नदी का रूप लेकर आगे बढ़ेगी। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, इसी को कहते हैं क्या, भाबर। इसी को क्या कहते हैं, भाबर। यहाँ मैप में हमने दिखाया है कि ये ब्लू कलर के बाद ये शिवालिक पर्वत के नीचे ये जो मैं सर्किल नुमा दिखाया हूँ, ये पत्थर हैं, ये पत्थर बड़ी बड़ी शिलाखंड है। तो इसमें आकर नदियाँ क्या हो जाती है, इसी में आकर विलीन हो जाती हैं, कई धाराओं में अंदर अंदर बहती हैं, हमने यहाँ पे अभी बताया। तो इसी एरिया को क्या कहते हैं, इसी क्षेत्र को कहते हैं भाबर क्षेत्र। क्या, भाबर क्षेत्र कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? अब गौर करिएगा, जैसे ही नदियां भाबर क्षेत्र से आगे बढ़ेंगी तो यहाँ पे कई धाराओं में रहेंगी ना, तो ये धारा कुछ दूर के बाद ये एक धारा को रूप लेंगी, कुछ दूर के बाद ये एक धारा का रूप लेंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दलदली इलाका होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे दलदल का जैसा यहाँ पे क्षेत्र होगा। इसी क्षेत्र को कहते हैं क्या, तराई क्षेत्र कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, भाबर क्षेत्र कहते हैं। आइए यहाँ पे दिखा दें, तो ये भाबर क्षेत्र हो गया। और ये देखिएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जिला है, आपको पता है इस सब के बारे में, हम जिला के बारे में हम डिटेल से जानकारी दे चुके हैं। तो यहाँ पे जो सहारनपुर है, यहाँ से यहाँ महाराजगंज है, महाराजगंज तक ये कुशीनगर है, कुशीनगर महाराजगंज तक जो ये पूरा एरिया ये देख पा रहे हैं ना, ये दलदली एरिया है। इसी एरिया को क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। तो आपने देखा भाबर व तराई क्षेत्र, यानी भाबर और तराई क्षेत्र कहाँ, हिमालय के जस्ट नीचे, जहाँ हिमालय खत्म हो रहा है, और हिमालय में भी कौन, शिवालिक पर्वत श्रेणी के नीचे जो कंकड़ पत्थर वाला जो एरिया है उसे हम भाबर कहते हैं, और उसके जस्ट बाद का जो दलदली एरिया है उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। आप समझे यहाँ पे, क्या तराई क्षेत्रों में रहना पॉसिबल है? जी हाँ, अगर तराई क्षेत्रों में अगर बात करें रहने के लिए, तो यहाँ पे दलदली एरिया है, पानी जमा रहता है। गौर करिएगा यहाँ पे क्या होता है, पानी जमा रहता है, जिसकी वजह से पानी सड़ता रहता है। तो इस एरिया में स्वास्थ्य के लिए ये एरिया सही नहीं है। ठीक बात है, लोग रह रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए यह एरिया तराई का क्षेत्र बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया वायरसों का क्या है, और विभिन्न प्रकार के जीवों का ये क्या है, एरिया है। तो इसमें रहना क्या है, थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है। किस क्षेत्र में, तराई के क्षेत्र में। तो ये था भाबर और ये तराई। आइए उसके बाद हम बात करें मैदानी क्षेत्र। आपने देख लिया, आपने देखा क्या कि यह भाबर क्षेत्र कंफर्म हो गया। कहाँ से कहाँ तक, तो सहारनपुर से लेकर, भाबर सहारनपुर से लेकर महाराजगंज तक उत्तर प्रदेश के, और तराई सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक, क्योंकि आपको पता है यहाँ कौन सा जिला है, कुशीनगर जिला है। ठीक है ना। अब हम मैदानी क्षेत्र की बात कर लें, तो तराई क्षेत्र के बाद जो ये पूरा उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश का ये जो पूरा जो इलाका है, ये सब क्या कहलाता है, मैदानी क्षेत्र कहलाता है। हाँ, गौर से सुनिएगा, ये मैदानी क्षेत्र कहलाता है। भाई मैदानी क्षेत्र क्यों कहलाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में नदियों द्वारा जो गाद होता है, गाद समझ पा रहे हैं, नदियाँ अपने साथ पर्वतों से बहुत सारी मिट्टी वगैरह बहा कर लेके आती हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, गाद कहते हैं। मलबा गाद वगैरह लेकर आती हैं, तो इसी मैदानी क्षेत्रों में छोड़ देती हैं, जिससे धीरे धीरे मैदान का फैलाव हो गया, मैदान का विस्तार हो गया। तो गौर करिएगा,
गंगा और ये यमुना, ये रेड कलर में कौन है, आप देख पा रहे होंगे, ये रेड कलर में कौन है, यमुना है। यह यमुना नदी है और यमुना नदी है। यहाँ से और सारी नदियाँ, घाघरा नदी हैं। तो इस नदी का जो दोआब है, हाँ, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो इन नदियों के दोआब का जो एरिया है, यह क्या है, यह मैदानी क्षेत्र है। अब सवाल ये है कि इस क्षेत्र में मिट्टी कैसा होगा, ये किसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा यह मिट्टी, तो गौर करिएगा। पहले यहाँ पे सुन लें, भाबर जो है, तराई जो क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र, यहाँ पे गन्ना और कृषि की खेती की जाती है। ये तराई क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गन्ना और कृषि के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कृषि में, किस कृषि के लिए, गन्ना और धान के लिए। सॉरी, आप ध्यान से देखिएगा, गन्ना व धान के लिए, ये गन्ना व प्लस धान के लिए ये ज़्यादा बेहतर एरिया है। लेकिन हम मैदानी एरिया में चले तो मैदानी एरिया को दो भागों में डिवाइड किया गया है। क्यों, ध्यान से देखिएगा, इस मैदानी क्षेत्र में जब नदियाँ आएंगी, तो जब बाढ़ आएगा, जब बरसात के मौसम में बाढ़ आएगा, तो इस नदियों के आसपास पानी पहुँचेगा, इस नदियों के आसपास पानी पहुँचेगा, दूर तक पहुँचेगा। तो जहाँ तक ये नदियाँ पानी पहुँचा गई, जहाँ तक नदियों का पानी पहुँचेगा, वहाँ तक का जो मिट्टी है क्या हो जाएगा, नवीन हो जाएगा, नया हो जाएगा। और याद रखिएगा, इस मैदानी क्षेत्र में जो मिट्टी पाया जाता है, उस मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। पॉइंट समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। उसको क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा को गौर करिएगा, दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है क्या, पहला है आपको पता होगा खादर, खादर, और दूसरा क्या है, बांगड़। तो मैदानी क्षेत्र में जो मृदा मिलता है उसे क्या कहते हैं, जो मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, जिसको कि हम खादर और बांगड़ कहते हैं। खादर मतलब क्या, नवीन जलोढ़ को, हाँ, नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं, हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगड़ कहते हैं। खादर और बांगड़ दोनों किसका हिस्सा है, जलोढ़ मिट्टी ही है। लेकिन नदियों के पानी की वजह से बाढ़ के मौसम में जहाँ तक नदी का पानी, जहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँचता है, वहाँ तक जो जलोढ़ मिट्टी है वो क्या हो जाती है, नवीन हो जाती है, नया हो जाती है। भाई समझिए, क्या रिचार्ज हो जाती है। गौर करिएगा, तो इसी मिट्टी को हम क्या कहेंगे, नवीन, क्या कहेंगे, नवीन जलोढ़ कहेंगे या खादर कहेंगे। और जहाँ तक बाढ़ का पानी जो ऊंचाई का हिस्सा है, ऊंचा हिस्सा है, मान लीजिए, थोड़ा आप समझें, यहाँ पे ये मान लो ये नदी है और नदी का पानी यहाँ तक गया, ये नदी ओवरफ्लो कर यहाँ तक चली गई। तो ये एरिया जब पानी वापस आएगा तो ये सब क्या होगा, ये पानी वापस चला जाएगा। तो ये जो मिट्टी है कहीं ना कहीं नया नहीं हो जाएगा, जब पानी वापस चला जाएगा तो ये नया नहीं हो जाएगा। इसी को कहते हैं क्या, जलोढ़, क्या कहते हैं, खादर जलोढ़ कहते हैं या खादर कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और खादर को हम क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और जहाँ तक इस नदी का पानी मान लो यहाँ तक नहीं पहुँचा, तो यहाँ पे ये मिट्टी नवीन नहीं हो पाई। भले ही यह जलोढ़ मिट्टी है लेकिन नवीन नहीं हो पाई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसी को हम बांगड़ कह देंगे। क्या कह देंगे, बांगड़ कह देंगे, बांगड़। तो पॉइंट क्लियर हो गया। तो मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में, खादर और बांगड़। जी हाँ, खादर मिट्टी को क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ कहते हैं। और बांगड़ मिट्टी को क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ कहते हैं। अब सवाल है कि इस मिट्टी, यह जो मिट्टी है किस फसल के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो इस मिट्टी में अगर गौर करिएगा, जलोढ़ मिट्टी में अगर गौर करिएगा, तो ये जो मिट्टी है धान गेहूं के लिए ज़्यादा बेहतर है। इस मिट्टी में गेहूं, धान और संसाधन है, तो और गन्ना भी उपजा सकते हैं। लेकिन बेहतर देखा जाए तो धान, गेहूं और गन्ना के लिए भी क्या है, यह बेहतर मिट्टी मानी जाती है। जबकि तराई का जो क्षेत्र है केवल गन्ना और धान के लिए क्या है, उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। क्यों, ये दलदली इलाका है।
पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड, जो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन में जो थर्ड पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, पठारी क्षेत्र कहते हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैदानी क्षेत्र, जलोढ़ मृदा, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी। खादर को नवीन जलोढ़ कहते हैं और बांगर को पुरानी जलोढ़ कहते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। जी हाँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आप सीरियस हैं, अपने आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठें, कलम कापी लेकर बैठें और सभी पॉइंट को आप नोट करते जाएं, क्योंकि अपने हाथ से बनाया हुआ जो नोट्स होता है ना, उससे बेहतर कोई नोट्स नहीं होता है, उससे बेहतर कोई किताब नहीं होती। उसको हम आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि अपने हाथ का बनाया हुआ है। तो आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं, और जब अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो इस वीडियो को बनाते ही लास्ट में आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ज़्यादा आपको मशक्क़त नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं पठारी क्षेत्रों पे। ये था भाबर और तराई क्षेत्र। उसके बाद है ये मैदानी क्षेत्र, गंगा और यमुना का दोआब, घाघरा नदी, ये सब दोआब, इन दोआब में। उसके बाद हम दक्षिण उत्तर प्रदेश में चलें। ये दक्षिण उत्तर प्रदेश है, ये पठारी क्षेत्र है भाई। ये कौन सा क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। कहाँ से पठारी क्षेत्र आ गया, तो गौर करिएगा। जो प्रायद्वीपीय भारत है, आपको पता है, मान लो ये भारत है, मान लो सपोज, मान लो ये भारत है। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ, आप देखिएगा, गौर करिए। मान लीजिए ये भारत है, सपोज ये भारत है, मान लो ये भारत है, ठीक है ना, मान लीजिए। तो भारत का ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा क्या कहलाता है, पठारी कहलाता है। भारत का ये हिस्सा क्या कहलाता है, पठारी कहलाता है। ये इसको हम पठारी भारत कहते हैं। देखिएगा, ये हिस्सा पठारी कहलाता है। ये तो पठारी हिस्सा कहलाता है, जिसको कि दक्कन का पठार कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार है। तो इसी को हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत क्यों कह देते हैं भाई, द्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहते हैं कि प्रायद्वीप का मतलब क्या, एक ऐसा भूखंड जिसके तीनों तरफ क्या हो, जल हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो नहीं देख पा रहे हैं, ये भारत दक्षिण भारत है, इधर भी जल है, जिसको बंगाल की खाड़ी आपको पता ही होगा। इधर नीचे भी जल है, हिंद महासागर, इधर भी जल है, हम क्या कहते हैं, अरब सागर। तो ये अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ जो दक्षिण भारत है, इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार देखिए उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सा तक है, जो कि कैसा है, पठारी है, जिसको कि हम दक्कन का पठार कहते हैं। तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा, ये दक्षिण भारत का उत्तरी हिस्सा, ये दक्षिण भारत की ये कौन सा हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा है, देखिए उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है। तो दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत या दक्कन के पठार का उत्तरी हिस्सा और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा का जो बीच का क्षेत्र है, यानी मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, जो यह इलाका है, इसी को कहते हैं पठारी क्षेत्र। बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के जिला कौन कौन से आ जाएंगे, तो ये है क्या, ललितपुर, यहाँ पे झांसी है, अब पता होगा, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये सब जिला किसके अंतर्गत आएंगे, पठारी क्षेत्रों के अंतर्गत आएंगे। और इसी एरिया को हम कहते हैं, आम भाषा में, लोकल भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बुंदेलखंड का पठार कहते हैं, बुंदेलखंड का पठार। तो ये था। अब सवाल ये है कि इस हिस्से में, उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में किस तरह की फसल उगाई जाती होगी, क्या इस हिस्से में धान का खेती होता होगा। आप खुद देखिए, आप यहाँ पे रटने की बात नहीं है, आप खुद इस मैप को देखिएगा। ये पठारी इलाके में क्या कृषि में देखा जाए तो क्या धान उपजा सकते हैं, क्या गेहूँ उपजा सकते हैं, क्या गन्ना उपजा सकते हैं, जी नहीं, क्योंकि ये पठारी है, यहाँ की मिट्टी कंकड़ीली है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे क्या है, संसाधन का अभाव होगा, क्योंकि पठारी है। पानी की अगर खुदाई करें तो पानी बहुत नीचे तक होगा, आसानी से हम ट्यूबवेल से पानी नहीं निकाल सकते हैं, हमको ड्रिलिंग करना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट क्या, कि यहाँ पे वर्षा होता ही नहीं है,
वर्षा मानसून यहाँ पहुँचता ही नहीं है, क्योंकि मानसून चला जाता है। हम उत्तर प्रदेश की जलवायु में हम जलवायु के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। तो ये हिस्सा सूखा वाला हिस्सा है। इस हिस्से में किस प्रकार की फसल को उगाया जा सकता है? तो दलहन तिलहन ही उगाया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो किस भाग में हम गन्ना और धान, कौन सा भाग गन्ना और धान के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या कहेंगे? तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा जो है गेहूं, धान और अन्य फसल के लिए क्या है उपयुक्त है? तो क्या कहेंगे? मैदानी क्षेत्र। और पठारी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? तिलहन और दलहन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये था भारत का भौतिक विभाजन। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज अब हम इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है ना, इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैसी जलवायु है? तो आपको पता होगा उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है। तो इसके बाद हम उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो वीडियो है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पे आप पहली मर्तबा हैं तो आप क्या करें? आप इसे क्या करें? सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट में। अब कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव जरूर दीजिएगा, जो भी कुछ कमियां होगा हम उसमें सुधार करेंगे। और हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल पे जोड़िए, ताकि यूपी स्पेशल का यह सीरीज लगातार जारी रहेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश एसआई जो दरोगा भर्ती है उसके लिए यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। और हाँ, अगर आप पूरा यह सीरीज देख लेते हैं तो पूरा उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि यहाँ से आप क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।